आज हम आपको बता रहे हैं हिंदी कथा साहित्य UOU, ठीक है। द्वितीय सेमेस्टर BAHLN 102 हिंदी कथा साहित्य, ठीक है। तो इसकी प्रथम इकाई से अब जो क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ। प्रथम इकाई क्या है इसकी? तो प्रथम इकाई है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सोच रही हूँ, आज करा दूँ। तो देखिए, प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए। तो संसार की प्रत्येक भाषा के साहित्य के इतिहास का यदि हम अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि गद्य से पहले पद्य की सृष्टि हुई है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि पद्य को कंठस्थ करना अधिक सरल है। दूसरे, पद्य क्योंकि संगीतमय होता है, अतः वह मानव हृदय को अधिक आकर्षित करता है। हिंदी भाषा के साहित्य में हमें यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। हिंदी साहित्य के विकास के प्रारंभ में गद्य साहित्य उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः गद्य का विकास आधुनिक हिंदी साहित्य की ही देन है, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य लिखा ही नहीं जाता था, अथवा आधुनिक युग से पूर्व हिंदी में गद्य लेखन का पूर्ण अभाव था। हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप खड़ी बोली के प्रारंभ होने से पूर्व राजस्थानी भाषा तथा ब्रज भाषा में गद्य का लेखन दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। मतलब जब हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप खड़ी बोली जो है वो आया, उससे पहले ही राजस्थानी और ब्रज भाषा में गद्य लेखन मिलता है। तो देखिए, राजस्थानी भाषा में पद्य नंबर 1 है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका? ब्रज भाषा में गद्य, ठीक है। तो राजस्थान में पद्य के साथ साथ गद्य के लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। वहाँ चरण भाटों ने पद्य के साथ साथ धर्म, नीति तथा इतिहास आदि विषयों पर पद्य के साथ साथ गद्य में भी लिखा। तत्कालीन डिंगल भाषा में पौराणिक विषयों पर और तत्कालीन डिंगल भाषा में पौराणिक विषयों पर कुछ रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त इस भाषा में कुछ लोकप्रिय कहानियां भी गद्य में लिखी गईं। जैन संतों ने भी वैदिक धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र पर राजस्थानी भाषा में कुछ ग्रंथों की रचना की। अब देखिए, ब्रज भाषा में गद्य। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। भक्ति काल में ही हमें गद्य के दर्शन सर्वप्रथम निम्नलिखित 3 गोरखपंथी पुस्तकों में मिलते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो 3 गोरखपंथी पुस्तकें दोस्तों? तो नंबर 1 है गोरख गणेश गोष्ठी, नंबर 2 है महादेव गोरख संवाद और तीसरा है गोरखनाथ जी की 17 कला, ठीक है। अब देखिए, पुस्तकें कौन कौन सी हैं देखिए, जैसे कि नंबर 1 है, कुल मिला के 6 पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के साथ में जो आपको बताने जा रही हूँ। तो नंबर 1 है 84 वैष्णव की वार्ता और इसके लेखक थे गोसाई गोकुलनाथ। नंबर 2 है 252 वैष्णवन की वार्ता, गोसाई गोकुलनाथ। अब श्रृंगार रसमंडन किसने लिखी है? गोसाई विठलनाथ ने। अष्टमान नाभादास जी ने। स्वामी हित हरिवंश की पत्नी अज्ञात, भुवन दीपिका अज्ञात। अब आता है रीतिकाल। देखिए, तो रीतिकाल में गद्य साहित्य। रीतिकाल में रचित अनेक काव्य ग्रंथों की टीकाएं ब्रज भाषा में गद्य रूप में लिखी गई, ठीक है। केशव की कविप्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्रिका। कौन कौन सी पुस्तक हैं देखिए? केशव जी की कविप्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्रिका। और बिहारी जी की सत्सई के विषय में तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि बिहारी जी ने क्या क्या लिखा था। सत्सई और श्रृंगार शतक आदि ग्रंथों की टीकाएं ब्रज भाषा में गद्य रूप में लिखी गई, परंतु इनका गद्य सुव्यवस्थित और व्यवहारिक नहीं है। क्या विशेषता नेम आई मेनली जो ये टीकाएं लिखी गई, इनका जो गद्य है वो सुव्यवस्थित और व्यवहारिक नहीं है। अब देखिए, गद्य जो है खड़ी बोली में जो लिखा गया उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो वास्तव में खड़ी बोली हिंदी के आधुनिक गद्य की भाषा है। सर्वप्रथम अकबर के दरबारी कवि कौन थे? गंग, जिन गंग ने लिखी थी चंद छंद वर्णन की महिमा। तो अकबर के दरबारी कवि गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा में खड़ी बोली गद्य का व्यवहार किया, किंतु रामप्रसाद निरंजनी लिखित भाषा रोग वशिष्ठ
नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम खड़ी बोली का परिमार्जित रूप मिलता है। वास्तव में हिंदी गद्य का क्रमिक विकास करने का श्रेय जिन 4 लेखकों को है वो हैं, कौन कौन है? लल्लूलाल सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खां। ठीक है, तो हिंदी गद्य का जो क्रमिक विकास करने का श्रेय जिन 4 लेखकों को है वे कौन कौन है? लल्लूलाल सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल और इंशा अल्लाह। अब देखिए जो ये लल्लूलाल जी हैं, तो लल्लूलाल इन्होंने क्या लिखा था? तो प्रेम सागर। लल्लूलाल क्या? प्रेम सागर। तो लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर की रचना की जिसमें ब्रजभाषा का पुट और पंडिताऊपन है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू शिक्षक जॉन गिल क्राइस्ट की प्रेरणा से रचना कर रहे थे। सदल मिश्र इन्होंने पूर्वी प्रयोग संयुक्त व्यवहारोपयोगी खड़ी बोली में नासिकेतोपाख्यान की रचना की। इनकी भाषा में अधिक प्रवाह होने के कारण यह परवर्ती गद्य साहित्य के विकास में सहायक एवं प्रेरक सिद्ध हुई। मुंशी सदासुख लाल, इनकी भाषा में भी पंडिताऊपन है। लल्लूलाल में भी था, देखिए सदासुख लाल जी में भी है। तो जितने ये दो लाल हैं, इन दोनों में पंडिताऊपन है। इन्होंने विष्णु पुराण से कई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर गद्य में पुस्तकें लिखी हैं। कहाँ से? तो विष्णु पुराण से। ठीक है, अब है इंशा अल्लाह खां। तो इनकी तो बहुत ही फेमस है रचना, आप सभी जानते हैं। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? इंशा अल्लाह खां ने। तो रानी केतकी की कहानी में फारसीपन लिए हुए खड़ी बोली प्रयुक्त है। इस प्रकार खड़ी बोली गद्य के विकास में उपयुक्त 4 महानुभावों कौन कौन? लल्लूलाल सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खां का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखिए इंशा अल्लाह खां की भाषा को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी या उदय भान चरित्र की रचना भाषा प्रयोग की दृष्टि से की थी। इन्होंने भूमिका में स्पष्ट लिखा है, कोई कहानी ऐसे कहिए कि हिंदी की घुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फुलकली के रूप में लिखे। वे चाहते थे कि उसमें से हिंदीपन भी न निकले और भाषापन भी हो। उनके समक्ष उर्दू और संस्कृत मिश्रित हिंदी दोनों के नमूने थे, पर वे न तो अपनी भाषा को उर्दू फारसी मिश्रित बनाना चाहते थे और न संस्कृत मिश्रित। वह उसे गंवारू या प्रांतीय भी न होने देना चाहते थे। अतः उन्होंने अपनी भाषा को एक नए पक्ष पर चलाया। उनकी भाषा का नमूना यहाँ प्रस्तुत है। कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे, पक्के चांदी के थक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। और जितनी ढबकी नावें थी, सुनहरी सजी सजाई, कसी कसाई और 100 लचके सतियाँ जातियाँ ठहुरातियाँ फिरातियाँ थी, उन सभी पर खचाखच कंचनियाँ रामजनियाँ डोमनियाँ भरी हुई अपने अपने कर्तव्यों से नाचती गाती बजाती फांदती धुएं मचातियाँ अंगड़ातियाँ जमहातियाँ उंगलियाँ और धुली पड़तियाँ थीं। उपयुक्त का उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि इंशा अल्लाह खां की भाषा में गढ़त शब्दों का बाहुल्य है तथा उनकी शब्दावली केवल ठेठ और तद्भव शब्दों से बनी है। उसमें जो संस्कृत है उसकी तत्सम पदावली का बहिष्कार है और ब्रज अवधि तथा बुंदेली आदि प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। साथ ही अरबी फारसी के शब्दों को भी स्थान नहीं दिया है, केवल उर्दू की चपलता एवं मुहावरों को अपनाया है। उनकी भाषा शैली में चटक मटक है। उन्होंने गद्य में भी पद्य की भांति तुक मिलाने की प्रवृत्ति अपनाई है और कहीं कहीं पारसी का वाक्य विन्यास भी अपनाया है। और सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने है जिसने हम सबको बनाया है। इस सिर झुकाने के बाद ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यार को, यह चिट्ठी जो पीक भरी कुंडर तक जा पहुँचा। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आरंभ काल 4 लेखकों में इंशा की भाषा सबसे अधिक चटकी और मुहावरेदार चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले से बहुत कुछ मंच चुकी थी, जिसने उर्दू बोली के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। उर्दू ठीक है,
बात यह है कि इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल कौशल दिखाना चाहते थे। गद्य की एक सात परंपरा वाले उपयुक्त चार लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदन लाल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। इंशाअल्लाह की भाषा का महत्व परंपरा प्रवर्तन में नहीं है, अनुकरण परिवर्ती युग में नहीं हुआ। ईसाइयों का सहयोग और समाचार पत्र का भाषा में क्या योगदान है वो हम देख लेते हैं। ईसाई मिशनरियों ने जनता तक अपनी बाइबल का प्रचार करने के लिए खड़ी बोली गद्य में उसका अनुवाद कराया और समाचार पत्रों तथा स्कूल बुक सोसाइटियों के माध्यम से भी गद्य का पर्याप्त प्रचार हुआ। 1826 में युगल किशोर शुक्ल ने उदंड मार्तंड नामक पहला समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित किया। अंतर्गत कई अन्य अखबार अपनी भाषा शैली के लिए जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद की फारसी बहुल भाषा शैली की प्रतिक्रिया में हिंदी के विद्वानों ने सन 1850 सुधाकर नाम का शुद्ध हिंदी भाषा का पत्र निकाला। इसके 2 वर्ष बाद आगरा नगर से बुद्धि प्रकाश नामक परिमार्जित भाषा शैली वाला एक पत्र निकला। सुधाकर के 2 वर्ष बाद आगरा से कौन सा निकला? बुद्धि प्रकाश, जो सामाजिक दृष्टि से भी प्रगतिशील था। ठीक है, गद्य का विविध रूपी विकास यद्यपि ब्रिटिश सरकार की नीति हिंदी के प्रतिकूल थी और अदालत तथा अन्यास शासन के क्षेत्रों में उसने इसकी प्रगति को रोका, फिर भी उसे नवीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में से स्थान देना पड़ा। ऐसे ही समय सन 1832 से 35 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शिक्षा विभाग में प्रवेश किया और हिंदी की रक्षा के लिए उसका आम फहम तथा खास पसंद रूप को प्रश्रय दिया। इसकी प्रतिक्रिया में राजा लक्ष्मण सिंह ने 1826 से 96 ने हिंदी और उर्दू को न्यारी न्यारी बोली घोषित किया और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया। वे विशुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे। इनके शकुंतला नाटक में इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर ये कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को अपनाने के पक्षपाती थे। इसी समय के आसपास कुछ पाठ्य पुस्तकों की रचना हुई और कुछ अंग्रेजी से हिंदी गद्य में अनुवाद की वृत्ति भी चल रही थी। सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना से पंजाब आदि अहिंदी प्रांतों में स्वामी दयानंद ने हिंदी का प्रचार किया। पंजाब में हिंदी गद्य का प्रचार करने वाले 2 अन्य प्रमुख व्यक्ति थे। एक वाह्य समाज को बनाने वाले नवीन चंद्र थे और दूसरे हिंदू संस्कृति के रक्षक। कौन? श्रद्धाराम फुलौरी। कौन कौन थे? नवीन चंद्र और दूसरे कौन थे? श्रद्धाराम फुलौरी। तो स्वामी दयानंद की हिंदी सेवा। स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली गद्य के परिमार्जित रूप में की। श्रद्धाराम फुलौरी का भी गद्य सुलझा हुआ और प्रौढ़ है, जिसमें उन्होंने कठिन दार्शनिक तथ्यों को सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार इस युग में हिंदी गद्य का विकास करने में सामाजिक चेतना के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े पुरस्कर्ता आर्य समाज एवं उसकी प्रतिक्रिया करने वाले सनातन हिंदू धर्म सभा ने अपूर्व सहयोग किया। भारतेंदु युग और हिंदी गद्य का विकास। तो भारतेंदु युग के उदय के साथ हिंदी गद्य और पद्य दोनों नवयुवक चेतना के दर्शन होने लगते हैं। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास एवं हिंदी गद्य का सुचारू रूप में प्रारंभ हुआ। भारतेंदु जी आधुनिक गद्य के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करके गद्य रचना की और विद्वान लेखकों को आकर्षित किया। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का प्रारंभ हुआ, जैसे कि निबंध, जीवनी, उपन्यास, नाटक, गद्यानुवाद, समालोचना आदि। भारतेंदु ने गद्य की इन नवीन विधाओं पर स्वयं लेखनी उठाई और अपनी मित्र मंडली को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। इस युग के प्रसिद्ध गद्य लेखक ये हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन लाला श्रीनिवास दास, पंडित अंबिका दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी और ठाकुर जगमोहन सिंह आदि। अब देखिए,
इसके बाद आता है भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग। ठीक है, तो द्विवेदी युग में हिंदी गद्य। द्विवेदी युग कब से कब तक हुआ? सन 1903 से 1920 तक। तो 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती का संपादन कार्य संभाला और हिंदी गद्य के विकास में एक नए युग का सूत्रपात किया। इस युग को द्विवेदी युग या परिमार्जित काल भी कहते हैं। इन्होंने इस युग में गद्य की भाषा परिमार्जित की और विशेष ध्यान दिया और हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित रूप दिया। इन्होंने गद्य लेखकों को शुद्ध हिंदी लिखने का मार्ग दिखाया। इस युग में हिंदी गद्य की प्रौढ़ता प्राप्त हुई। हिंदी गद्य के निबंध, जीवनी आदि विधानों का विशेष विकास हुआ। इस युग में हिंदी गद्य की नई विधा, कहानी का विकास हुआ। हिंदी गद्य के विशेष क्षेत्र का विकास होने के साथ ही हिंदी गद्य शैली में भी विविधता आई। इस युग के प्रमुख गद्य लेखक ये हैं: महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल बख्शी और श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि। रामचंद्र शुक्ल युग में हिंदी गद्य सन 1920 से 1937। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हमें महारथी साहित्यकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल दिखाई पड़ते हैं। शुक्ल जी प्रमुख रूप से निबंधकार और समालोचक हैं। उनका अपने युग पर व्यापक प्रभाव है। उन्होंने अपने युग की साहित्यिक गतिविधि को विशेष रूप से प्रभावित किया। उनके साहित्यिक रचना काल को हिंदी गद्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में हिंदी गद्य की सभी विधाओं को उत्कर्ष प्राप्त हुआ। निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी ने महान कार्य किया। उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हुआ। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक जी, जैनेन्द्र कुमार आदि कहानीकारों ने उच्च कोटि के कहानी साहित्य की रचना की। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटक लिखकर महत्वपूर्ण कार्य किया। समीक्षा के क्षेत्र में श्याम सुंदर दास और जो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल हुए, ठीक है, और गुलाब राय आदि प्रमुख समालोचकों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार हिंदी गद्य की सभी विधाओं को इस युग में विशेष उत्कर्ष प्राप्त हुआ। वर्तमान युग में हिंदी गद्य यानी कि सन 1937 से आज तक वर्तमान युग में हिंदी गद्य अपनी चरम विकास की अवस्था को प्राप्त हो चुका है। गद्य शैलियों के विविध रूपी विकास हुआ है। सैकड़ों समाचार पत्रों और पत्रिकाओं हिंदी गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। गद्य की विविध विधाओं का इस युग में विकास हुआ। नाटक के क्षेत्र में सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि प्रमुख लेखक हैं। नाटक के एक नवीन रूप एकांकी नाटक का प्रारंभ इसी युग में हुआ। एकांकी नाटककारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट एवं भुवनेश्वर मिश्र आदि प्रमुख हैं। हिंदी कहानी की विविध शैलियां इस युग में विकास को प्राप्त हुईं। जैनेन्द्र, अजय, इलाचंद जोशी, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, मोहन राकेश आदि प्रमुख कहानीकारों ने इस युग में कहानी को समृद्धि प्रदान की। उपन्यास के क्षेत्र में वृंदावन लाल शर्मा, सेठ गोविंदास, रांगे, राघव, चतुरसेन शास्त्री, अजय भगवती, चरण वर्मा आदि प्रमुख हैं। इस युग में हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का महान व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। इस युग के अन्य समीक्षक ये हैं: डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर जयकिशन प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी आदि। स्पष्ट है कि आधुनिक हिंदी गद्य विकास के पथ पर अग्रसर है। उसकी निरंतर समृद्धि हो रही है। उसमें अनेक नवीन शैलियाँ विकसित हो रही हैं और गद्य की विविध विविधाएं जो हैं विकसित हो रही हैं और उनका रूप निरंतर विस्तार हो रहा है। विविध विधाओं के समूहों में युक्त हिंदी साहित्य अब एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है।